तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एएलडी स्टडी पे। माई सेल्फ अरुण पटेल और आ चुके हैं आपके लिए लेकर के अंतिम वॉर। किसके लिए है? यूपी बोर्ड के लिए टाइम टेबल आ चुका है। और जब से टाइम टेबल आ चुका है आपके दिमाग में टेंशन हो चुकी है कि सर तैयारी तो फिजिक्स की तो एकदम से नहीं हुई है, तो आप कम से कम फिजिक्स की पूरी तैयारी तो करा दें। लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे थे, लगातार आप लोगों के कुछ के व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे थे, यानी कहां कहां से, बिहार से, यूपी बोर्ड से। तो बिहार बोर्ड का तो नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड का, और अगर आप यहां से चाहें तो वन शॉट में बिहार के लिए भी सारा देख सकते हैं। बट यूपी बोर्ड के लिए हम लेकर के आ रहे हैं अंतिम वॉर। और अंतिम वॉर का आज पहला लेक्चर भी होने वाला है। क्या है अंतिम वॉर, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखें तो समझो। अंतिम वॉर में हम कराएंगे 100% तैयारी, ओनली वन वीडियो। पूरे सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे वो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल भी डालेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक एक चीज, एक एक टॉपिक यहां पे कवर कराया जाएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे, बट न्यूमेरिकल भी इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एक चीज, एक एक डेरिवेशन, एक एक थ्योरी वाला पार्ट, अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, इस लेक्चर से बाहर से कोई चीज नहीं आने वाली है। अब हाँ, अब कहोगे सर कोई न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल की डिजिट वैल्यू थोड़ी सेम रहेगी, बट सारी चीजें जब हम लोग सारा कुछ ही पढ़ लेंगे इस छोटे से वीडियो में। वीडियो की ड्यूरेशन रहेगी 2 से 2.5 घंटे हर वीडियो की। आपके हर संडे को एक वीडियो आया करेगा, और हर संडे को एक वीडियो आप 2.5 घंटे का देख लेंगे। हर संडे रात 8 बजे आपका ये वीडियो आ जाया करेगा। तो शुरू करते हैं समय को गंवाते हुए। तो सर कैसे आएगा आपका 100% रिजल्ट? आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सर हमको चाहिए 100%, हमको चाहिए 100%। तो हम कह रहे 100% नंबर मान लो नहीं भी दिया, आपने 100% पेपर किया, लॉन्ग आंसर में 1-2 नंबर कट गए, बट आप एवरेज आउट मान के चलो कि अगर आप पूरा तरीके से ये सारे के सारे 14 लेक्चर, आपके 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर आपके हैं। अगर आप ये 14 लेक्चर आप देखते हैं, 14 लेक्चर अगर आप देखते हैं, तो आपकी यहां से 95+ की गारंटी हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। क्यों? कैसे जाएगा? जब सब कुछ ही इसमें पढ़ लेंगे तो कैसे बाहर से जाएगा? हाँ, हम ब्रह्मा नहीं है कि आपको एक एक चीज बता दें कि अरे बेटा यही आएगा तो यही आ जाएगा, नहीं। और ना हमारे कोई सरकार से टाइप चल रहे हैं कि अरे आज ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई, ये आएगा। ऐसे थोड़ी होता। जो भी आकर के बोलते हैं ना कि हमने ये बोल दिया वही आएगा, बेवकूफ बना रहे हैं। जब पेपर में आ जाता है, 4 सेट होते हैं, 4 में से एक ना एक सेट में तो आता ही आता है, तो कह देते हैं देखो आया है। बल्कि जो 3 सेट में नहीं आया है वो बच्चे बेचारे बच्चे नहीं है क्या? समझो, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, और अगर वो ये बोल रहा है तो मूर्ख बना रहा है इसे बनाने के लिए। हाँ, कुछ कुछ चीजें जो बार बार आती हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उनकी आने की, वो चीजें हो सकती हैं कि डेरिवेशन, 5 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आएगा, वो हम भी करेंगे और आने वाले समय में आपको इंपोर्टेंट बताएंगे। बट अभी सबसे जरूरी, अभी आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। और जब समय है तो समय रहते हुए आप पढ़ लें। कम समय में एफिशिएंट तैयारी हम करा सकते हैं। एक लेक्चर पूरा देखेंगे तो पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करनी है आज किस चैप्टर की? आज होगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर का वन शॉट में पूरा का पूरा रिवीजन, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कहीं किसी ऑनलाइन क्लास से, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेसिक से एक एक बात हम यहां पे बताएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम कहानी एकदम स्पष्ट, अंग्रेजों की भाषा में इस चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये बात क्या है कि सर कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात बोलें बेटा, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है। कोई भी युद्ध, छोटे से छोटा युद्ध हो, बड़े से बड़ा युद्ध हो, जीवन का कोई भी युद्ध अगर आप लड़ रहे हो और इस युद्ध को लड़ने से पहले ही हार मान ली हो, और हार कैसे मानोगे? वो आपके एक्शंस में दिखेगा। आप घबरा गए किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले, बहुत छोटी चीज है एग्जाम। हम बोल रहे हैं क्योंकि सर आप बोल रहे हैं क्योंकि आप तो एग्जाम दे चुके हैं, हम लोग दे रहे हैं बोर्ड का एग्जाम, तो हम लोगों से पूछिए, अरे ठीक है, बट फिर भी एग्जाम की आपके जीवन में इतनी औकात नहीं कि आपके जीवन को हिला के रख दे। नहीं, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, एक परीक्षा, उस परीक्षा को परीक्षा की तरह लो, काम एंड कूल होकर के। सबसे पहले एग्जाम का नाम सुन करके आपको घबराना नहीं है। तो ये वाली स्लाइड एकदम याद रख लो दिमाग में कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और अगर आप नहीं घबराते हो
तो आपका अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। दिमाग शांत रह करके, जितने दिन बचे हैं, जितना समय बचा है, दिन बचे हैं, महीने बचे हैं, 2 महीने पूरे, 3 महीने पूरे, 1 महीना तो प्रैक्टिकल मान लो निकाल दिए, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में नहीं आ पाएगा का, आराम से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं समय को गंवाते हुए। तो पहले ही कहानी में आ चुका है कूलाम का नियम। कहोगे सर कूलाम का नियम सीधा स्टार्ट कर देंगे क्या? कूलाम के नियम से पहले आप लोगों को थोड़ी कुछ बेसिक बातें जाननी है, जो कि क्या है समझो बात को। कुछ बेसिक बातें आपको जाननी है जो आवेश के बारे में है। किसके बारे में है? आवेश के बारे में। देखो क्या है आवेश। आप लोगों ने नाम सुना है आवेश का? चार्ज का? चार्ज का कहोगे हाँ सर सुने हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी द्रव्यमान का वह गुण है। अब हम लिखाएंगे नहीं, ये बेसिक कहानी आपको आती है, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आवेश किसी द्रव्यमान का वह गुण है जिस गुण के कारण वो द्रव्यमान किसी दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। सर कैसे आता है आवेश? आवेश आता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आ जाने से। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, अधिकता हो गई है, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आपके पास ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, कमी हो गई है, तो आ जाएगा धनात्मक आवेश। क्या आ जाएगा? धनात्मक आवेश। एक छोटी सी दिक्कत होने वाली है पूरे लेक्चर में, छोटी सी एक दिक्कत होगी, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। स्लाइड में तो ब्लैक स्क्रीन रहेगी, वैसे व्हाइट स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। व्हाइट स्क्रीन में छोटे जो मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, स्क्रीन से बैठ जाते हैं, तो स्क्रीन थोड़ी सी लैग करती है। वो लैग करेगी तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है आपको खुद अपने समय से, ठीक है? कहीं बैठ जाएगा तो स्क्रीन काम करना ही बंद कर देती है, क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आता है? धनात्मक आवेश आता है। आपको पता है 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणात्मक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। प्लस प्लस प्रतिकर्षित, प्लस नेगेटिव आकर्षित, और नेगेटिव भी प्रतिकर्षित। समान जाति के समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। सर आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म आवेश के गुणधर्म अगर देखें तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश स्केलर क्वांटिटी है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि आवेश की योज्यताओं को, योज्यता मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, आवेश के परिमाण को साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है। तो सर ये क्या लाइन है? बात यह है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर 4 कूलम आवेश है और 5 कूलम आवेश और आ गया, तो +4 + 5 कितना हो गया? 9 कूलम आवेश हो गया। साधारण बीजगणितीय नियम में 4 + 5 क्या होता है? 9 ही तो होता है। साधारण नियम से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अदिश है तो अदिश में दिशा तो होती नहीं है, तो साधारण योग होगा, साधारण योग होगा, बीजगणितीय योग होगा। और अगर इसके पास 4 कूलम आवेश था और -5 कूलम आवेश आ गया, तो -5 और 4 क्या हो जाएगा? -1 कूलम आवेश हो जाएगा। क्योंकि 4 और -5 कितना होता है? जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा। आवेश की योज्यताओं को, परिमाण को साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह अदिश राशि है। सिंपल सी कहानी। उसके बाद दूसरा गुणधर्म होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आपको पता है किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आ जाने से। क्योंकि क्या है? Q = Ne। आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या है? मूल आवेश। और मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n क्या है? पूर्णांक। n क्या है? पूर्णांक। n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर हम कहें इस वस्तु के ऊपर 0 आवेश है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर आवेश नहीं, इसके ऊपर 0 आवेश है। जितने प्रोटॉन है उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, टोटल आवेश 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अगर इस वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके ऊपर +5 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 आ गया। अगर इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -5 गुणे 1.6 ×
19 हो गया। सर n क्या है? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हाँ, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है, बट आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से फील करके प्लस और माइनस का साइन लेना है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उस वस्तु के ऊपर धनात्मक आएगा, n का मान यहां पे होगा प्लस, और अगर किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा, n का मान होगा माइनस। n है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, बट प्लस माइनस भी आएगा। ऐसा नहीं किसी वस्तु के ऊपर 900 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आप n की वैल्यू प्लस 900 ले रहे हो, नहीं, n की वैल्यू आप माइनस 900 लोगे। n है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि संख्या कब से नेगेटिव होने लगी किसी भी चीज की? हम बोल रहे हैं ना कि यही लॉजिक है, यही लॉजिक है, मतलब यही लॉजिक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और एनसीईआरटी ने एक लाइन भी लिखी है, एक निकाय का और आइसोलेटेड निकाय का, विलगित निकाय का, एक ऐसा निकाय जिससे ना तो कोई चीज बाहर जा रही है ना तो कोई चीज अंदर आ रही है, उस निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का, किसका? विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब आपको पता है कि आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। सर हमको पता है क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक क्या होता है? सर कूलाम होता है, कूलाम होता है। क्यों? क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन नहीं, क्यू इक्वल टू एन नहीं, आपको पता है आई बराबर होता है क्यू बटे टी। आई भी मूल राशि है क्लास 11, टी भी मूल राशि है, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई गुणे टी। आई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही बोला जाता है कूलाम। क्या बोला जाता है? कूलाम। सिंपल सी कहानी। अगर एक कूलाम की आपको परिभाषा देनी है, देखो लॉजिकल परिभाषाएं कैसी आती है, ऐसे आती हैं, कहेगा एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है एक कूलाम को, क्वेश्चन क्या आएगा? कहेगा एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो सर कैसे करोगे? कहोगे सर Q इक्वल टू आई टी, आई का मान भी अगर 1 एम्पियर हो गया और टी का मान 1 सेकंड हो गया तो 1 गुणे 1 क्या आ जाएगा? Q का मान भी 1 कूलाम आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये बोलोगे कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे 1 कूलाम कहते हैं। सिंपल कहानी। किसी तार में, अब चलते हैं कूलाम के नियम पे। कैसे चलते हैं? कूलाम के नियम पे, और कूलाम के नियम को समझते हैं। क्या है कूलाम का नियम? देखो क्या है कूलाम का नियम। अब हमको ये तो पता है कि दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दो आवेश या तो समान आवेश है तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दो ऋणात्मक आवेश है तो आकर्षित कर रहे हैं, बट कितने बल से? एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। सर इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है ना, वो बता रहे हैं कूलाम का नियम। देखो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, पर कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा Q1 गुणे Q2, दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1 लगा देते हैं r²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाएंगे, क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। समझे? के क्या है? यहां पे के है कूलाम नियतांक।
कूलाम नियतांक जिसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बेसिक से अगर पूरी तैयारी करनी है ना तो एक ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिसमें दिक्कत होगी। और जिनको आ रहा है थमो जरा थमो, पूरी कहानी एक इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। एफ इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब इस फॉर्मूले के ऊपर खेलते हैं कि फॉर्मूला आखिर क्या है, ये आखिर फॉर्मूला आखिर है क्या, इसको देखो ध्यान से देखना। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू के की वैल्यू है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका नाम कूलाम नियतांक है। बट ये निर्वात के लिए सत्य है ओनली। किसके लिए है? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए। सर कोई माध्यम आ गया, अगर माध्यम आ गया तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन m। माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये जो एफ है वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता के ऊपर निर्भर करेगा। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा खेला करते हैं। इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्योंकि अभी अभी फॉर्मूले में के आया है, अभी अभी 1/4πε0 आ गया। हाँ क्यों आ गया? क्योंकि के को ही खोल दिए, के को ही ओपन कर दिए तो 1/4πε0 आ गया। ये वही है 9 गुणे 10 की घात 9 ही है पूरा। 1/4πε0 को कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेट कि 1/4 पाई का मान 3.14 है, 22/7। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन और सारी वैल्यू रख देना। 9 गुणे 10 की घात 9 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली में वही आ जाएगा। ठीक है, और जब कैलकुलेशन करोगे तो पूरे का मान 9 गुणे 10 की घात 9 आ जाएगा। बट निर्वात में था तो एप्सिलॉन नॉट था, पूरा तो कांस्टेंट है। 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ही तो चेंज करेगा। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अगर माध्यम है तो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन m, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं, माध्यम की एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो माध्यम के ऊपर जब निर्भर करे ना बल तो उसमें एप्सिलॉन m आएगा, ना कि एप्सिलॉन नॉट। सर एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है? अरे जिस माध्यम की बात होगी उस माध्यम के लिए अलग अलग होगा ना। अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन m की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। सिंपल सी कहानी है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना था ही नहीं। अब एक चीज और आती है, अगर इस चीज को हम ऐसे सिमेट के इधर रख दें और हम कहें सर परावैद्युतांक, एक नई क्वांटिटी आएगी परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के एप्सिलॉन के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक, जिसको हम Kp से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? Kp से। क्यों? क्योंकि कूलम कांस्टेंट को K से लिख दिए हैं तो Kp से लिख देंगे। किसको? परावैद्युतांक को। परावैद्युतांक Kp बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू Kp। तो एक फॉर्मूला और आ गया, जब परावैद्युतांक दिया रहे तो क्या आ गया फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई, और क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन m की जगह पे? एप्सिलॉन नॉट इंटू Kp और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस पूरे को K लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं, K बटे Kp Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला आ गया जब परावैद्युतांक दिया रहे। सिंपल, साधारण, समझ में आपको आ चुका है। जहां तक उम्मीद है कि एकदम क्लियर है, ये तो छोटी बात है। अरे कूलम का नियम तो आपका पहला टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो, लॉस के हिसाब से, तो आपको समझ में आ गया। कूलम का नियम खत्म हो गया, अब आ गया है कूलम के नियम का सदिश रूप। कूलम के नियम का सदिश रूप। अब कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ने के लिए आपको एक बात समझना जरूरी है। अगर हम कहें कि बेटा ये बताओ बल कैसी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि है, कहोगे बल सदिश राशि है।
अरे किसी वस्तु के ऊपर, जैसे मान लो एक डेस्क के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने कहा कि इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाकर इसको खिसका दो, और इसको खिसका करके इधर लगा दो, इधर इस साइड यहां पे लगा दो, बट आपने 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा दिया, उल्टी दिशा में खिसक गया। आपको पूरी तरीके से इस बॉक्स को इससे इस जगह खिसकाना है तो इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा। मतलब बल सदिश राशि है, बल को पूरी तरीके से व्यक्त करने के लिए परिमाण और उसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और आपने जो कूलाम का नियम का फॉर्मूला देखा है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या बोलो तो F इक्वल टू 1/4πε0। इसमें क्या देखा है? इसमें देखा है कि आपने बल निकाला है, F बराबर निकाला है, और अगर बल निकाला है तो बल की दिशा भी तो होगी। हाँ, अगर बल की दिशा के साथ लिख रहे हैं ना कूलाम के नियम को, उसी को कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सिंपल है कहानी, कूलाम के नियम से प्राप्त बल को दिशा के साथ व्यक्त कर रहे हो, उसी को कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सर अब इसमें दिशा कैसे लिखेंगे? एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच में दूरी R है, तो बल को दिशा के साथ कैसे लिखेंगे? समझो, हमने कहा कि आपको यह पता है कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जो कूलाम के नियम से, जो फॉर्मूले से जो बल निकलता है ना, वो किसी एक आवेश पे निकलता है कि एक आवेश के ऊपर कोई दूसरा आवेश कितना बल लगा रहा है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस Q1 पर Q2 कितना बल लगा रहा है? तो Q2 भी अगर धनात्मक है, तो ये धनात्मक Q1 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो हम कहेंगे Q1 पर Q2 के द्वारा लगाए गए बल की दिशा ये हो जाएगी ये, और जो Q2 के ऊपर Q1 बल लगा रहा होगा वो इस दिशा में इसको प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं? अब इस बात को लिखा कैसे जाता है? अगर आपने इस बात को व्यक्त कर दिया ना कि किस आवेश के ऊपर किस आवेश ने बल लगाया, आपने सदिश रूप लिख दिया। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जैसे मान लो, समझो अगर दो आवेश है, Q1 है दूसरा Q2 है, तो आपको कूलाम के नियम के सदिश रूप में सिर्फ इस बात को बताना है कि Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा बल, या Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा बल। स्पष्ट करना है किस आवेश पर किस आवेश के द्वारा बल की बात कर रहे हो। अगर ये स्पष्ट कर दिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। सिंपल साधारण भाषा में समझने का प्रयास करो। क्या है बात कि दो आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। हम कहें Q1 पर, किस पर कहें? Q1 पर, Q1 पर Q2 के द्वारा बल, Q2 के द्वारा बल, इसको लिखते हैं F12। जिस पर बल लगा रहे हो और जिस पर बल निकाल रहे हो उसको F के जस्ट पास, और जिसके द्वारा उसको F से जस्ट दूर। Q1 पर Q2 के द्वारा बल को लिखेंगे F12 से। और अगर हम इस बात को कहें कि समझना ध्यान से, अगर हम इस बात को कहें कि Q2 पर, किस पर? Q2 पर, अरे पूरी स्लाइड ही गड़बड़ा गई। लो, Q2 पर लो, सही है। हम कहें Q2 पर Q1 के द्वारा बल, उसको लिखेंगे F21 से। समझने का प्रयास करो। Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है वो उसको लिखेंगे F21, क्योंकि Q2 जिसके ऊपर लग रहा है, Q2 के ऊपर लग रहा है, तो F के जस्ट पहले 2, और Q1 के द्वारा लग रहा है उसको जस्ट बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जस्ट बाद में। अब कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे? एक आवेश तो आपका Q1 है और दूसरा आवेश आपका Q2 है, तो इसको लिखने के लिए इस तरह करना पड़ेगा कहानी। देखो, F12 तो परिमाण तो सेम ही रहेगा, Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा बल या Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा बल, परिमाण तो समान ही रहेगा। F12 लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, और Q1 पर Q2 के द्वारा, तो या तो R में दिखा दो, R12 का स्क्वायर। अब 3 तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप इसका, 3 तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी R में लिखा दिए, आपकी ये वाली बात भी सही है।
Q1 पर Q2 के द्वारा बल को ऐसे भी लिख सकते हो, F12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर लगा दो 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 और बटे R स्क्वायर लिख दिए, बट R12 का कैप लगा दिए। कैप लगा दिए ना, तो 1 2 लिख दिए, तो 1 पहले है 2 बाद में है, तो Q1 पर Q2 के द्वारा बल, और कैप का मतलब है इकाई सदिश। इकाई सदिश एक ऐसा सदिश जिसमें परिमाण 1 है, तो परिमाण 1 का गुणा करोगे तो परिमाण चेंज नहीं आएगा। कुछ लोग कुछ अलग तरीके से भी लिख देते हैं, मतलब अगर निर्देशांक बनाकर कर रहे हो तो उस तरीके से भी लिख देते हैं, बट ठीक है, दो तरीके से, इस तरह से, इस तरह से। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं कि F12 इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां पे R12 स्क्वायर, ये R12 बस मल्टीप्लाई में। अब R12 का मतलब क्या? R12 का मतलब ये है, R12 वेक्टर का मतलब ये है कि R12 वेक्टर इक्वल टू है R, यानी R12 का वेक्टर परिमाण और गुणे R12 कैप। तो अब इसको लिखोगे तो R से R कट जाएगा तो स्क्वायर ही आ जाएगा। तो तीनों तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हो कूलम के नियम का, बट हम कहेंगे सबसे आसान कि आपको इतनी माथा पच्ची क्यों करनी, 4 क्यों करने। एक याद रखो, सिंपल याद रखो, और कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? कूलम के द्वारा प्राप्त किए गए बल के व्यंजक को दिशा के साथ व्यक्त करना ही कूलम के नियम का सदिश रूप है। ऐसे लिखो, अगर Q2 पर Q1 के द्वारा बल की बात हो रही है, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R, और Q2 पर तो 21 स्क्वायर। ले भाई सिस्टम खत्म। इतना याद रखना है कि इस R के साथ ही लिख दो, बस खत्म हो गया मैटर। Q2 पर Q1 की R21, Q1 पर Q2 की R12, खत्म हो गया। बस इतना ही इसको आपको याद रखना है। अब दिशा वाली कहानी तो अलग अलग केस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आपको फील ही करनी पड़ेगी, कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, तब जाके दिशा निकलती है, तब जाके कहानी होती है। इसके ऊपर एक सवाल जो आपके बोर्ड में आया है, आपके आया है बोर्ड 2019 में। कलर चेंज करते हैं और क्या है आपके 2019 में, तो PYQ है। ध्यान से समझना इस बात को। कुछ इस तरीके से कहानी है कि दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से। एक है 9E और दूसरा है E। इस स्थिति है इनके बीच में कहीं पे, मान लो यहां पे एक Q आवेश को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। अब देखना, ये +9E है, ये +E है, और +Q भी प्लस है, तो 9E इसको प्रतिकाशित कर रहा होगा, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, इसको बोल दो QA। तो QA पर Q1 भी आरोपित कर रहा होगा बल, और इधर प्रतिकाशित लगा रहा होगा F, और किस पर निकाल लो? A पर, QA पर, तो A1 जिस पर निकालते हो ना उस पर, उसको ऐसे लिखेंगे Q2 के द्वारा Q पर, Q2 के द्वारा QA पर, तो F2FA2, यानी E Q के ऊपर इस दिशा में प्रतिकर्षण करेगा। इस Q पर दो बल लगा रहा है, एक तो लगा रहा है 9E जिसे Q1 बोला गया है, जो कि बल लगा रहा है FA1, और दूसरा बल लगा रहा है Q2 जो कि लगा रहा है FA2, और दोनों बल अगर बराबर हो गए तो इस Q क्या हो गया? संतुलन में हो गया। जैसे हमारे ऊपर दो लोग हमको खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अगर इधर खींचने वाले ने बल ज्यादा, हम इधर चले जाएंगे, इधर खींचने वाले ने बल ज्यादा, हम इधर चले जाएंगे। दोनों अगर बराबर बल लगा रहे हैं तो हम संतुलन में रहेंगे, जहां पे खड़े हैं हम वहीं पे रहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। तो देखना ध्यान से देखना, क्या करेंगे? F2A2 को कैसे लिखेंगे? FA2 इक्वल टू 1/4 पाई ε0, और Q1 कितना है? 9E, Q2 कितना है? Q, और बटे R। अगर आप 16 सेंटीमीटर ले रहे हो ना, तो इसको क्या ले लो, मीटर में चेंज कर लो, 16 × 10⁻², और ये है R। हम लोग मान लो कि Q1 से R दूरी पर बिंदु स्थित है, तो अगर ये R दूरी पे है तो कुल 16 है, तो ये 16 में से R कट जाएगा, 16 - R हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - R। ठीक है, अब मीटर में चेंज करना, 16 - R × 10⁻²,
बाद में वो कटना ही है, लेकिन ठीक है लिख लेते हैं क्यू और बटे आर स्क्वायर। आर कितना है आर, तो आर स्क्वायर एफ एफ ए टू, ये तो एफ ए वन है, एफ ए टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू वन कितना है ई, क्यू टू कितना है क्यू, और बटे कितना है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 16 गुणे 16 माइनस आर का स्क्वायर, और गुणे 10 की घात -2 लिखना है तो गुणे 10 की घात -2 भी लिख सकते हो, पर दोनों बराबर करेंगे तो कट जाएगा। देखना कैसे, जब दोनों को बराबर करेंगे एफ ए वन बराबर एफ ए टू, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको बराबर करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचेगा 9/r स्क्वायर बराबर, और क्या बचेगा 1/16 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कहानी आ जाएगी, यहां से देखना, देखो क्या कहानी आ जाएगी, देखो देखें ध्यान क्या जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 16 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर चला जाएगा। दोनों पक्षों में क्या ले लो, वर्ग रूट ले लो, वर्ग रूट लगाओगे, जब वर्ग रूट लगाओगे तो 9 भी निकल आएगा वर्ग से बाहर 3, और 16 माइनस आर स्क्वायर निकल आएगा 16 माइनस आर बराबर आर स्क्वायर भी निकल आएगा आर, 16 का गुणा 3 से होगा, कितना हो जाएगा 16 3 48, और -3r इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, 3r उधर जाएगा 4r हो जाएगा, 4r इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 48/4, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अर्थात Q1 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो ऐसे है, एक क्या है Q1 है 9e, यहां कहीं पे रखा है e, यहां कहीं पे 16 सेंटीमीटर तो कुल दूरी है, तो 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रहा है, 16 में से 12 घटा दोगे 4, तो e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कहीं पे क्यों रखा है, ये आ गया। तो इस तरीके से यूज होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप का, इसी तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है आपका, देखते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फील को समझना, एक आवेश किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, एक आवेश किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, कुछ इस तरह एक आवेश क्यों है, किसी दूसरे आवेश के अपने चारों तरफ क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। अब उसके चारों तरफ वो किसी दूसरे आवेश पे जितने क्षेत्र में बल लगा सकता है, उसी को उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या है विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश अपने आसपास जितनी तीव्रता से, अपने आसपास जितनी तीव्रता से, ये नहीं तीव्रता से नहीं, अपने आसपास जितने क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, उसी क्षेत्र को आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बात क्या है समझो, कोई क्यू आवेश अपने आसपास के जितने क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। हाँ, एक आवेश है तो दूसरा आवेश है, तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। सर कहना क्या चाहे तो फील करना, विद्युत क्षेत्र कोई भौतिक राशि नहीं है, विद्युत क्षेत्र एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है समझने वाला। देखो एक कोई क्यू आवेश है, वो अपने आसपास इतने क्षेत्र के ऊपर किसी दूसरे आवेश से बल लगा पा रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, तुम रहते हो लल्लनपुर में। किसमें रहते हो, लल्लनपुर में। और लल्लनपुर गांव इतना बड़ा है, और तुम्हारी गुंडागर्दी सिर्फ और सिर्फ
लल्लनपुर गांव में चल सकती है। तुम रहते हो लल्लनपुर गांव में और तुम्हारी गुंडागर्दी सिर्फ लल्लनपुर गांव में चल सकती है, तो तुम्हारा जो क्षेत्र क्या हो गया, लल्लनपुर। लल्लनपुर के बाहर गए तुम्हारी कोई औकात नहीं, या तुम लल्लनपुर में हो, लल्लनपुर के बाहर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के ऊपर तुम बल नहीं लगा सकते, तुम लल्लनपुर में बल लगा सकते हो, तो लल्लनपुर तुम्हारा क्षेत्र है। इसी प्रकार आवेश, अपने आवेश आसपास एक क्या रहता है, एक क्षेत्र रहता है जिसमें वो क्या करता है, अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र अपने आसपास जो दूसरे आवेश से बल लगाता है उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बट आप में और आवेश में फर्क है, आवेश जहां भी जाएगा अपने आसपास एक क्षेत्र लेकर के जाएगा। पुराने जमाने के टीवी में देखे हो ना, एक भगवान जी रहते हैं अपने आसपास ऐसा एक मुकुट सा लगाए रहते हैं, वो एक ऑरा होता है उनका, है कि नहीं। चमगादड़ें आ चुकी हैं भैया, चमगादड़ें आ चुकी हैं, स्टूडियो के अंदर आ चुकी हैं चमगादड़ें है। फिर करो, समझने का प्रयास करो और वो घूमती रहेगी चमगादड़। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी दूसरे आवेश के ऊपर बल लगाता है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अरे भैया हे, रात के 3 बज रहे हैं, 5 चमगादड़ें घूम रही हैं भयंकर वाली। खैर फोकस करते हैं, ऐसे ऐसे गुजर जाते लेकिन टकरा के नहीं जाते। बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। कहोगे सर जो ई होता है विद्युत क्षेत्र, ई वो क्या होता है, ई इसको समझने वाली बात है कि अगर कोई क्यू आवेश, अगर कोई क्यू आवेश, स्मॉल क्यू आवेश को आपने किसी बिंदु के अंदर रखा विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी क्यू आवेश के ऊपर एफ बल लग रहा है। बट इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर, क्यू पर नहीं, एकांक आवेश पर आपने किसी क्यू आवेश को रखा जिसका परिमाण क्यू है और उसके ऊपर एफ बल लग रहा है, तो एकांक आवेश पर देखो समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की क्या परिभाषा हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, अंदर किसी दूसरे आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु पर एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर जितना बल लगता है, जितना बल लगता है, लगता है उसे उस बिंदु की, उस बिंदु की या उस बिंदु पर भी बोल सकते हो, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, कहते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है, E इक्वल टू होता है F बटे Q। कहां से आ गया ये, कहां से आ गया, देखना ध्यान से। जैसे अगर हम कहें, अगर हम कहें कि जैसे, जैसे ये है कहानी, ये है कहानी E इक्वल टू F अपॉन Q, ये होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। E इक्वल टू F अपॉन Q होता है, हमने कहा किसी बिंदु पर 5 कूलम आवेश पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो एकांक कूलम, एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब होता है 1 कूलम। अरे आप लॉजिकल भी सोचो कि 5 कूलम पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है। हमने परिभाषा क्या लिखी है, किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जब एकांक की बात आ जाएगी ना, तो 5 कूलम में 20 न्यूटन लग रहा है, तो 1 कूलम में कितना लगेगा, 20 बटे 5, है कि नहीं। 5 पिन की कीमत 20 रुपए, 1 पिन की कीमत, अरे बचपन में पढ़े हुए इस तरह के सवाल। अगर 5 कूलम आवेश पे 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 1 कूलम पे आप आवेश का भाग दे दो। अरे ये 20 क्या है, बल है, 5 कूलम क्या है, आवेश है। सीधा सीधा क्या कर दिए, E इक्वल टू F अपॉन Q कर दिए। क्यों, क्योंकि हमें एकांक आवेश पर बल निकालना था। ये क्या है, एकांक आवेश पर बल। E का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा F न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा मात्रक। विमा निकाल सकते हो, विमा, कूलम की विमा क्या होती है, विमा, विमा भी बहुत पूछता है। बल की विमा होती है ML T-2 अपॉन AT, AT, T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, A भी -1, क्या आ जाएगी, विमा क्या आ जाएगी, ML T-3 A-1। सिंपल कहानी, तो समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम लोग
एक नेक्स्ट टॉपिक पर। आ चुका है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। बट विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़ने से पहले विद्युत बल रेखाओं को भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आप लोग जानते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं, अब क्योंकि वन शॉट में है तो कुछ तो चीजें स्पीड अप करनी पड़ेंगी ना बेटा, जो एकदम छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम बता रहे हैं बट उसको ऐसे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं आप लोग जानते हैं काल्पनिक वक्र होते हैं जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, या विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ साथ उनका जो घनत्व होता है वो किसको दिखाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। अब ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं को दिखाती हैं, इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ होती हैं, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उससे ज्यादा जरूरी जो है, इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा वो है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो समझने का प्रयास करो, इसको ग्रीन से करते हैं। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यदि आवेश एकल है तो अनंत से आरंभ तथा अनंत पर समाप्त हो जाती है। जैसे एकल धनात्मक आवेश से, ये धनात्मक आवेश है, इससे क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं। इससे क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट होती हैं और अनंत की ओर चली जाती हैं। एनसीईआरटी का सीधा सीधा डायग्राम हम लोगों ने यहां पे उठा लिया है, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश क्या होती है? अनंत पर समाप्त हो जाती हैं और ऋणात्मक विद्युत बल रेखा अनंत से आती है। तो ये अनंत से आ रही है, अनंत से क्या हो रही है? आ रही है। सिंपल कहानी। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सप्तवक्र माना जाता है कि वो कभी टूट नहीं सकती, एकदम से टूट नहीं सकती। क्यों नहीं टूट सकते? उसका भी कारण है, उसका कारण है, देखो यहां देखते हैं क्या है कारण। कि अगर एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है, हमने कहा विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ होती है। इलेक्ट्रॉन का क्या होती है? मुक्त पथ। इलेक्ट्रॉन का देखो बैठ गया है कहीं पे, तो मच्छर बैठा है और पूरा एक मच्छर दिमाग का दही कर देता है बेटा। एक मच्छर ही है जो कुछ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ, मुक्त पथ। अब धनात्मक आवेश है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ऋणात्मक पे गया होगा। इलेक्ट्रॉन निकला धनात्मक से ऋणात्मक पे पहुंच गया। अब वो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं गायब हो जाएगा, नहीं। जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वही विद्युत बल रेखा हो जाएगी। एज्यूम करो धनात्मक से निकला इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक पे गया, वो बीच में इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो सकता, तो ये टूट भी नहीं सकती। और जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ दूसरी वस्तु पे, वहां पर विद्युत बल रेखा समाप्त हो गई। तो जब स्टार्ट होती है एंड होती है, उसके बीच में कहीं नहीं टूटती। स्टार्ट हुई एंड हुई, बंद वक्र नहीं है, स्टार्ट हुई एंड हुई, बीच में कहीं नहीं टूट सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं गायब भी नहीं हो सकता। तीसरी चीज, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। यदि वो ऐसा करती हैं तो एक ही बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक ही दिशा नहीं होगी, जो कि निरर्थक है। समझने का प्रयास करो क्या कह रहा है कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे एक विद्युत बल रेखा ये है, पहली विद्युत बल रेखा, दूसरी विद्युत बल रेखा ये है, दूसरी विद्युत बल रेखा, ये दोनों कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। सर इस बिंदु पर तो काटती हुई दिख रही हैं, अगर इस बिंदु पर काटती हुई दिख रही हैं तो ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर हम देखें कि किसी भी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। अगर ए पर देखें जिस बिंदु पे काट रही है, तो देखो ये स्पर्श रेखा दिशा दिखा रही है बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की, और ये अगर बी पर स्पर्श रेखा खींचे तो देखो ये भी दिखा रही है इस बिंदु पर। तो इस बिंदु के लिए तो दो दिशाएं हो गई ना, इस बिंदु के लिए दो दिशाएं पॉसिबल होंगी, दो दिशाएं। बट ऐसा है नहीं पॉसिबल कि दो दिशाएं पॉसिबल हो जाएं। इसीलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा गुणधर्म क्या है? तीसरा गुणधर्म है स्थिर विद्युत क्षेत्र में रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। यह विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति को अनुशासित करती हैं। मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि कभी भी चुंबक की तरह, चुंबक में क्या होता है, एक विद्युत बल रेखा ऐसे बंद लूप बनाती है, ऐसे बंद लूप बनाती है। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनात्मक से निकलता है, ऋणात्मक पे चला जाता है, और ये लूप बंद लूप नहीं बनाती, ओपन लूप है। देखो ओपन लूप है, वक्र तो है बट ओपन है, ओपन ऐसा क्लोज नहीं है। क्लोज कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से निकलेगा, दूसरे पे जाएगा, जिससे निकला है उससे विद्युत बल रेखा स्टार्ट होगी, जिस पे चला गया उसके ऊपर विद्युत बल रेखा एंड हो जाएगी। वही है संरचनात्मक प्रकृति, समझो। अब विद्युत फ्लक्स आ चुका है। विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को
संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बट संख्या जो है वो सिर्फ यूज की जाती है बोलने चालने वाली भाषा में। मेन है विद्युत क्षेत्र। कोई एक प्लेट है आपके पास, कोई एक प्लेट है, उसके 90 डिग्री से मान लो एक ई गुजर रहा है। ई प्लेट का क्षेत्रफल ए है। क्या है? ए। तो फाई, विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। बट क्या पूरी तरीके से सत्य है? नहीं, क्योंकि ये तो लंबवत ही गुजर रहा है। तो ठीक है। एक मैथमेटिकल परिभाषा भी विद्युत फ्लक्स की दी जाएगी, विद्युत फ्लक्स की मैथमेटिकल परिभाषा, जिससे फॉर्मूला आएगा कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है एकदम आसान भाषा में। तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्या होती है कहानी अदिश गुणनफल की? ये कहानी क्या लिख दी सर आपने, समझाते हैं। हमने कहा कि एक प्लेट है। क्या है? एक प्लेट। ध्यान से देखो, एक प्लेट है, मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है। इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है। बट ये क्षेत्रफल तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अगर हम इस क्षेत्रफल को सदिश वेक्टर बनाएं तो इसकी लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक ए वेक्टर होगा, जिसका परिमाण तो क्षेत्रफल के बराबर होगा, बट दिशा इस क्षेत्रफल के क्या होगी? लंबवत होगी, 90 डिग्री पे होगी। एक विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, इससे थीटा कोण पे गुजर रहा है। अब दोनों ही सदिश राशियां हो गई हैं। हमने क्षेत्रफल नहीं बोला, हमने क्षेत्रफल सदिश बोला। क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस भी पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे फील करना बात को, जैसे हमने कहा कि हमारे पास मान लो ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल ए दिख रहा है आपको, बट इसके लंबवत 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है उसके लंबवत। और अदिश गुणनफल यानी फाई इक्वल टू क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और दो चीजों का डॉट वेक्टर गुणनफल क्या होता है? कॉस थीटा आ जाता है। ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। सिंपल सी कहानी है। फॉर्मूला क्या आ गया? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहां पे ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, ए क्या है? क्षेत्रफल, कॉस थीटा क्या है? क्षेत्रफल सदिश। यानी थीटा के बारे में जानना अति आवश्यक है। थीटा यहां पे है क्षेत्रफल के अभिलंब या पृष्ठ के अभिलंब, क्यों पृष्ठ के अभिलंब? क्योंकि ए वेक्टर की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के अभिलंब तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण, विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। और बाकी ये दोनों में तो आपको कंफ्यूजन होगी नहीं कि ई क्या है, ए क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरिटी होगी। बहुत ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और आपको क्लियरिटी होगी। हमने कहा कि कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर। इससे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 30 डिग्री के एंगल से गुजर रहा है। कितने कोण से गुजर रहा है? 30 डिग्री के कोण पर, 30 अंश के कोण पे। इससे गुजरने वाला फाई ज्ञात करो। आप कहोगे फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। आपने सीधा फाई इक्वल टू ई कितना है? ई है यहाँ पे मान लो 5 न्यूटन पर कूलम का क्या गुजर रहा है? विद्युत क्षेत्र। आपने क्या लगा दिया? ई है 5, ए भी है 5, और कॉस थीटा कितना है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, 5 25 √3/2। आप सोचोगे यही आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोण दिया है ना, वो प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है। बट आपको जो थीटा लिखना है इस फॉर्मूले में, कॉस थीटा वाले में, वो थीटा लिखना है प्लेट के ऊपर अभिलंब। ये होगा थीटा, ये होगा थीटा। तो जब भी प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया जाए, आप उसको 90 से घटा लो। अगर 90 से घटा लोगे कितना आ जाएगा? 90 से घटा लोगे 90 - 30
इक्वल टू आ जाएगा 60 और cos 60 का मान होता है 1/2 तो आ जाएगा 25 25 गुणे 1/2 25/2 कितना आ जाएगा 25/2। समझने वाली बात है, अगर समझ के चल रहे हो तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में कहानी क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? परिमाण में समान तथा विजातीय बिंदु आवेशों का युगल जो सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हमने कहा एक प्लस क्यू है और एक दूसरा माइनस क्यू है, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, बीचों बीच एक सेंटर मान लेंगे, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, ये दूरी भी l हो जाएगी, ये दूरी भी l हो जाएगी। सर 2l क्यों माने, l क्यों नहीं माने हैं? अभी आएगा समझ में। मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए, आने वाले डेरिवेशनों को इजी करने के लिए इसकी अति आवश्यकता है। तो इसीलिए दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, यह जो युक्ति है उसी को क्या कहते हैं? इस युगल को ही क्या कहते हैं? द्विध्रुव। सर क्या विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि है? विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भौतिक राशि है। पी वेक्टर, पी वेक्टर, पी वेक्टर क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सर ये कैसी राशि है? ये होती है 2ql। 2l क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख रहे हैं, आघूर्ण की, पी वेक्टर जो कि सदिश राशि है, जिसका मात्रा क्या हो जाएगा? मात्रा क्या हो जाएगा? देखो Q इंटू एल, क्यू का मात्रक कूलम, एल का मात्रक मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। विमा निकाल लेना, क्यू कूलम की ATL आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी विमा? ATL। परिभाषा क्या हो जाएगी? सिंपल कहानी कि किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल क्या कहते हैं? गुणनफल को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहोगे सर माइनस आ जाएगा तो माइनस 2ql क्यों नहीं आया? एक क्यू ले ली, चाहे प्लस क्यू ले लो, चाहे माइनस क्यू ले लो, उसका परिमाण की बात करते हो ना तो प्लस ही आता है। जैसे हम कहें किसी वस्तु के ऊपर -2 कूलम आवेश है, तो सर -2 कूलम का मतलब है कि -2 इस बात को दिखा रहा है कि उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। ये आवेश की प्रकृति है। आवेश तो 2 कूलम ही है, बट ऋणात्मक प्रकार का है। किसी के ऊपर +2 कूलम आवेश है तो प्लस धनात्मक प्रकृति का है, बट 2 कूलम है। परिमाण, जब परिमाण वर्ड आ जाता है ना, परिमाण वर्ड जो आ जाता है, इस धनात्मक ऋणात्मक से मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सी कहानी हो जाती है। तो QL आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ले भाई सिस्टम ही गड़बड़ आ गया यार। एक तो स्लाइड PPT बेस्ड होती नहीं है, और PPT बेस्ड हो तो कम से कम वो सही रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास एक बहुत बड़ी टीम है, जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं, हम ही उसको स्लाइड को बनाएंगे, उसको सेट करेंगे। अब PPT पे डालते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। PPT पे लगाने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसके थोड़ा सा महंगा सब्सक्रिप्शन है। सोचो 7,000 रुपए का अपडेटेड वर्जन ले रहा है वो। 7,000 रुपए एक बार देना है, बट अब उसको दे दिया जाएगा तो PPT यूज हो जाएगी। इसलिए एक एक क्लिप बिट करते हैं, और उसको इस बार हमने लॉक नहीं कर पाया। लॉक कर लेते तो ये खिसकता ना, बट अगर लॉक कर लेते तो खिसकता ना, तो अगर खिसकाना है तो फिर वो भी ना खिसकता। इसलिए स्लाइड को जरूरी है कि लॉक नहीं की है, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो यहां लिखा है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने साल में आया है? 2016 के बाद लगातार आ रहा है, लगातार। कहोगे सर झूठ बोल रहे हैं, 2016 के पहले भी आता होगा कि नहीं आता होगा? बट सर कहोगे सर 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, 2021 में, फिर भी आपने यहां पे 2021 लिखा, मतलब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमने लिखा है कि हर बार आया है। कुछ लोग कहेंगे हर बार नहीं आया है। 4-5 सेट में से किसी एक सेट में तो ये आना ही आना है।
और दो हैं, अक्षीय में भी है और निरक्षीय में भी है। इसीलिए जरूरी यह है कि हर बार इसलिए आया क्योंकि 2021 में जो पेपर नहीं हुआ था ना, लेकिन इंप्रूवमेंट जो पेपर हुआ था, इंप्रूवमेंट वो वाला एक हमारे पास सेट पड़ा हुआ था, उसमें भी ये दिया गया था, इसलिए यहां पे 2021 भी लिखा है बेटा। आई बात समझ में? तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालेंगे, दूसरे वाले चैप्टर में विभव वाले चैप्टर में विभव निकालेंगे अक्षीय में निरक्षीय में द्विध्रुव के कारण, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 डेरिवेशन में से पॉसिबिलिटी रहती है 95% कि एक ना एक डेरिवेशन तो आएगा ही। तो मन लगा के ध्यान लगा करके देखना कि क्या है ये डेरिवेशन और किस तरह इसको आपको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है कहानी, देखो ध्यान से समझो। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, क्या अक्षीय निरक्षीय के लिए अलग अलग स्लाइड है क्या? नहीं, चलो देखो, तो एक ही के साथ करना पड़ेगा। पहले लाइन डालते हैं अक्षीय के लिए। किसके लिए? अक्षीय के लिए। अक्षीय के लिए, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अक्षीय स्थिति बनानी पड़ेगी पहले। तो अक्षीय स्थिति कैसे बनेगी सर? ऐसे बनेगी, देखो एक द्विध्रुव लेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, बीचों बीच सेंटर है, सेंटर, और हमेशा दूरियां सेंटर से मापी जाती हैं। द्विध्रुव एक सदिश राशि है, यहां पे देखो तरफ टच कर लेना। जो द्विध्रुव है वो सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश, और इसकी दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस बात का याद रखना। ये यानी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ हमेशा होती है, सदिश राशि है और माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये है आपका क्या? प्लस और ये माइनस। और अक्षीय स्थिति यहां ऐसे होगी, ऐसे अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय क्या होगी कि अगर द्विध्रुव x पे है और बिंदु y पे है तो निरक्षीय हो जाएगा। या द्विध्रुव y पे है, बिंदु x पे है। अब यहां द्विध्रुव भी x पे है, एक ही अक्ष है, यहां y कहीं पे है, मान लो ये आपका y है कहीं पे, यहां पे y से तो मतलब ही नहीं है, y से तो मतलब ही नहीं है, y से तो मतलब ही नहीं है। कोई बिंदु मान लो यहां पे कोई बिंदु p बिंदु है, कैसा बिंदु है? p बिंदु। द्विध्रुव आघूर्ण को भी p से ही लिखते हैं। कोई p बिंदु है, इस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E टोटल निकालना, E टोटल किसके द्वारा? इस द्विध्रुव के द्वारा। तो हमने कहा कि ये जो बिंदु है P बिंदु, ये इसके द्विध्रुव के सेंटर से R दूरी पर है और इस सेंटर से इस आवेश की दूरी L है, ये दूरी भी L है। तो माइनस क्यू से ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये कुल R है, इससे कितनी हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे जब ये यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी अगर r है तो ये l घट गया तो r माइनस एल, और यहां तक की दूरी अगर r है तो ये प्लस क्यू से क्या हो जाएगी? प्लस क्यू से दूरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी r प्लस एल। सिंपल कहानी। अगर इधर प्लस एल होता, इधर माइनस एल होता, तो फिर प्लस एल से हो जाती आर माइनस एल, माइनस क्यू से हो जाती आर प्लस एल। दूरियां बहुत जरूरी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनी चाहिए। सर वो तो आपने नहीं बताया। वो बात ऐसे है कि बिंदु आवेश के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब बहुत सारी चीजें, जैसे E इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। किसी Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। सर कैसे आ गया ये बड़ा फॉर्मूला? ऐसे आ गया कि हमने कहा कोई क्यू आवेश है, ये दूसरा क्यू क्या है? कोई दूसरा स्मॉल क्यू है। क्या है? स्मॉल क्यू। इसके ऊपर E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ कैपिटल क्यू, यह स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर है, और बटे स्मॉल क्यू, जिस आवेश के ऊपर बल की बात हो रही है। क्यू कट गया, किसी क्यू आवेश से R दूरी पर फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। माइनस क्यू से निकालेंगे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू से निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, उसकी दिशा वही होती है जो उस बिंदु पर किसी रखे गए धनात्मक आवेश की दिशा होती है, बल लगने वाली बल की दिशा होती है। अगर हम यहां पर धनात्मक आवेश रखेंगे
तो ये माइनस क्यू इसको आकर्षित करेगा। तो ई माइनस क्यू की जो दिशा हो जानी है वो कुछ इस तरह हो जानी है, देखो इस तरह, इस तरफ हो जाएगी ई माइनस क्यू की दिशा, इस तरफ। और प्लस क्यू क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये हो जाएगी ई प्लस क्यू की दिशा, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब दोनों की दिशा विपरीत है, साइन भी विपरीत है, आपको तो कुल कर देना है, तो एक माइनस में ऑलरेडी रहेगा, प्लस में रहेगा। देखना कैसे, जैसे अगर हम ई माइनस क्यू निकालें, यानी माइनस क्यू के द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बाहर, माइनस, और क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है, माइनस क्यू से इसके बीच दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो दूरी ही आर माइनस है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस में है, किसमें है, माइनस में है, फाइन। ई प्लस क्यू की अगर बात करें तो प्लस क्यू है तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू है तो क्यू और आर प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ई टोटल कितना आ जाएगा, ई टोटल इक्वल टू आ जाएगा ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू, जोड़ देंगे, और एक माइनस में एक प्लस में है तो अपने आप घट जाएगा। देखो कैसे घट जाएगा, देखते हैं, देखो देखो इस फॉर्मूले पे यहां तक कहानी आ गई, ई प्लस क्यू का मान क्या है, ई माइनस क्यू का मान क्या है, ये पता है। अब हम लोग जोड़ेंगे, इस वाले पेज पे जोड़ेंगे, देखो कैसे, देखो कैसे, ई टोटल इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू इक्वल टू आ जाएगा, ई टोटल इक्वल टू आ जाएगा, ई प्लस क्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर, और ई माइनस क्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर, है कि नहीं। यहां से देखो दोनों में कॉमन क्या है, ई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और क्यू भी कॉमन है, क्या बचा है ब्रैकेट के अंदर 1/r प्लस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r माइनस एल का स्क्वायर। दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लेंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर, और जब इसका भाग देंगे आर प्लस एल का तो आर माइनस एल बच जाएगा, तो आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस लगा है माइनस, आर माइनस एल का स्क्वायर का भाग देंगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन, और बेसिक कैलकुलेशंस की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, देखो क्या आ जाएगा, देखो ई टोटल इक्वल टू, देखो क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और माइनस 2ab तो माइनस 2rl, और माइनस लगा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट माइनस लगा है तो सब कुछ माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस माइनस, ध्यान से समझते जाना, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और बटे में क्या लिखा है, जब दोनों मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लिखे ना तो आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल के स्क्वायर के पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल एक ब्रैकेट में, आर माइनस एल एक ब्रैकेट में, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है। देखो माइनस 2r जुड़ जाएगा, बट माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर घट गया, एल स्क्वायर भी घट गया, देखो क्या आया, ई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस 2rl क्या हो जाएगा, माइनस 4rl, और बटे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कहानी आ गई, ब्रैकेट से बाहर कर लो, ई टोटल इक्वल टू, ब्रैकेट से बाहर कर लो क्या हो जाएगा 2 क्यू इंटू आर इंटू एल, समझते जाना बात को, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है ही, आर माइनस एल के स्क्वायर में यहां पे एक खेल होगा, और वो खेल क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कि एल इज वेरी 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 लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर। अरे जो द्विध्रुव की जो कहानी है ना, यहां पे जो द्विध्रुव की कहानी हम लोग पढ़ के रखे हैं, इसमें इस वाले टॉपिक में द्विध्रुव जो पढ़े हैं, ये वाला यहां पे
तो ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू की बियर, दैट मीन जो दूरी है ना 2l, ये बहुत छोटी दूरी है, सूक्ष्म दूरी है। परिमाप देखो यहां लिखा भी है, लो देखो सूक्ष्म दूरी पर स्थित है, यानी जो l का मान है r के मुकाबले में बहुत छोटा है। और जब कोई वैल्यू एक से छोटी होती है ना, उसका स्क्वायर करते हो तो और छोटी हो जाती है। तो यहां ध्यान से देखो, इस वाले में देखो ध्यान से कि क्या कहानी है। इस वाले में देखो ध्यान से क्या कहानी है। इस वाले में एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, है कि नहीं। और जब एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर तो इसको नगण्य मान लेंगे, एल स्क्वायर को ये नगण्य हो जाएगा। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा तो एक कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। क्या आ गया ध्यान से देखना, ई टोटल इक्वल टू आपका आ गया 2, और 2 क्यू एल क्या होता है, पी होता है, पी। तो 2p यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब, ये फॉर्मूला आ गया। क्योंकि सर माइनस भी है तो माइनस मतलब प्लस का मतलब नहीं है। परिमाण के लिए कहानी ई की आ चुकी है, हमने ई वेक्टर का परिमाण निकाल लिया। अब माइनस प्लस का इसलिए मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे जो फॉर्मूला लिया था वो माइनस क्यू की तरफ लिया था तो माइनस आ गया, प्लस क्यू की तरफ पॉइंट ले लेते, यहां कहीं पे पॉइंट ले लेते तो प्लस आ जाता। एंड रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो अक्षय स्थिति के लिए याद रखना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। क्लियर है कहानी। अब निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए। और देखो क्या होगी कहानी, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। और क्या निकाल रहे हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं। यहां वेक्टर लगेगा, सदिश लगेगा, और बहुत केयरफुली होकर के समझना, वरना समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखना ध्यान से क्या है कि इस तरह कहानी बनाएंगे, इस तरह आपका द्विध्रुव बनाएंगे। ये मान लो द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, और ये प्लस क्यू, ये क्या है, ये है आपका प्लस क्यू, ये है आपका माइनस क्यू, और यहां पे कहीं पे रखा है, यहां पे कहीं पे, यहां पे कहीं पे एक बिंदु है निरक्षीय में। देखो एक्स एक्सिस पे रखा है द्विध्रुव, और बिंदु आपका है निरक्षीय स्थिति में, कहीं यहां पे, कहीं यहां पे है बिंदु P निरक्षीय स्थिति में। तो ध्यान से अगर देखो इस बात को, ध्यान से देखो अगर इस बात को, तो प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू की दिशा ये हो जाएगी, और ए वाली दिशा हो जाएगी E माइनस क्यू की, ये वाली दिशा हो जाएगी E माइनस क्यू की, ये वाली, समझे। ये वाली दिशा हो जाएगी E माइनस क्यू की। क्यों, क्योंकि जब इसको धनात्मक आवेश रखोगे तो प्लस वाला धक्का देगा, तो ये जाएगी दिशा E प्लस क्यू की, ये हो जाएगी E माइनस क्यू की। आपको पता है परिमाण सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी है आपकी L, 2L दूरी पे, ये भी दूरी है आपकी L, और ये दूरी है R। दूरी हमेशा सेंटर से मापी जाती है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अति आवश्यकता यह है कि E प्लस क्यू, E माइनस क्यू के परिमाण को, E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू के परिमाण को आप समान माने, आप इक्वल माने, और जिसको E बोलेंगे, क्या बोलेंगे, E। तो ए भी E है और ए भी E है। अगर इसके हम घटक करें तो किसी भी वेक्टर के घटक अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं और ये कोण अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ये E है, हो जाएगा E cos थीटा, थीटा वाला घटक होता है cos थीटा, ऊपर वाला घटक हो जाएगा E sin थीटा, E sin थीटा। और कोई वेक्टर अगर इधर है उसके दो घटक, एक इधर हो जाएगा, इधर E है, इधर ये वाला थीटा है, तो हो जाएगा E cos थीटा, ये हो जाएगा E sin थीटा, E sin थीटा। ध्यान से समझना बात को। तो यहां कहानी क्या है, यहां कहानी क्या है कि लाल से बनाते हैं जिससे समझ में भी आए। जो E है, अगर ये कोण थीटा है ना, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि देखो ये रेखा तो सेम है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा, सेम कोण है, सेम कोण। तो जब ये E है तो इधर क्या हो जाएगा, E cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, E साइन थीटा, और अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण, ये भी थीटा हो जाएगा, इधर E है तो इधर क्या हो जाएगा, E cos थीटा, E
कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। अगर इस डायग्राम में क्लियरिटी नहीं आ रही ना, तो यहां देखो क्या हो गया है, यहां अगर किसी वेक्टर की घटक कर ली हो ना, तो घटक को लिखने की जरूरत है, उसके वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर दो घटक हो चुके हैं, ई कॉस थीटा, इस वाले ई का भी इधर ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा, और ऊपर वाले के भी ई कॉस थीटा, इधर एक दूसरा भी हो चुका है ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ऊपर हो चुका है एक ई साइन थीटा, एक नीचे भी हो चुका है ई साइन थीटा। क्या साइन थीटा वाले अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा वाले कैंसिल हो जाएंगे, ई कॉस थीटा जो हो जाएगा, ई टोटल जो आ गया वो आ गया 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। ई का मान रखना है, कॉस थीटा का मान रखना है। अब जानो कि ई का मान क्या है। ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है, क्यू है, और जब आपने दिशा खेल ली तो माइनस प्लस का कोई मतलब रह नहीं गया, क्यू अपॉन आर। इसके लिए भी आर सेम था, इसके लिए किसी भी एक के लिए निकाल लो, ई का मान निकालना, आर कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। और इसके बाद जो कॉस थीटा है उसका मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर लाल बटे कका से क्या हो जाएगा, एल ए, लाल आधार और बटे कर्ण। इस वाले ट्रायंगल में आधार कौन है, एल, और कर्ण कौन है, कर्ण है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल, आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण, दोनों का मान रखेंगे। ई टोटल इक्वल टू 2 इंटू ई का मान कितना आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में कॉस थीटा का मान हो जाएगा एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहां पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। ई टोटल इक्वल टू हो जाएगा 2ql को p बोल सकते हैं, p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर यहां पे l क्या मान लेंगे, लेस देन मान लेंगे r से, तो एल स्क्वायर को नंगन 0 खत्म कर दिए, r की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, r क्यूब आ गया। देखो ध्यान से क्या आ गया, ई टोटल इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब। यानी जो मान अक्षीय स्थिति में आया था, उससे आधा आ गया। वहां आया था 2p बटे आर क्यू, यहां आ गया p बटे आर क्यू। वहां आया था e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p 2p बटे आर क्यू, यहां आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यू। एकदम क्लियर होनी चाहिए कहानी, कहीं दिक्कत है दोबारा रिपीट में वीडियो देखो। आसान लैंग्वेज में समझे, दो तरह से कर सकते थे इसको, वेक्टर फॉर्म वाला लगा करके आसान भाषा में समझाया गया है। क्लियर है कहानी। तो टॉपिक आ चुका है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझने का प्रयास करना। एक समान बाह्य क्षेत्र में मतलब यहां पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्या है यहां पे विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, और जिसमें क्या है, जिसका मान क्या है, ई है, क्या है, ई। और किसी क्यू को आप रख रहे हो, द्विध्रुव को आप रख रहे हो, जिसमें एक क्या है, प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, फील करना। और थीटा कोण पे रख रहे हो, कितने कोण पे रख रहे हो, थीटा कोण पे। तो क्या होगा इसके साथ, द्विध्रुव के साथ, जो क्यू है, क्यू की अपनी दिशा में बल लगाएगा ई, क्यू पर प्लस क्यू पर, यानी धनात्मक आवेश पर क्यू पर विद्युत क्षेत्र ई अपनी दिशा में, जिधर ई होगा उस तरफ खींचने का प्रयास करेगा, अपनी दिशा में बल लगाता है, और माइनस क्यू पर अपने से विपरीत दिशा में, इस दिशा में बल लगाएगा। माइनस क्यू पर ई अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ये थीटा है। अब जैसे मान लो ये द्विध्रुव है, तो ये घूमेगा ना, इधर लगाएगा प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। अरे समझने का प्रयास करो, ये द्विध्रुव है, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमने लगेगा। क्या बोलेंगे कि जब एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं, जब एक समान
बाह्य विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं, द्विध्रुव को रखते हैं तो वह घूमने लगता है, वह घूमने लगता है, घूमेगा। और घूमने के लिए लगता है बल आघूर्ण। क्या लगता है? बल आघूर्ण। हाँ, सिंपल सी कहानी है कि जब किसी चीज के ऊपर बल लगाते हो तो वो चलता है, एक जगह दूसरी जगह खिसकता है, उसमें विस्थापन आता है। लेकिन जब कोई घूमता है उसके ऊपर लगता है बल आघूर्ण, और लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण टॉर्क सदिश राशि है, बल आघूर्ण हो जाएगा P क्रॉस E, यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। लिख भी सकते हो कि जब एक समान बाह्य क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर लगता है टॉर्क, वो घूमने लगता है, और घुमाने के लिए लगता है टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस E, यानी द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? मात्रक आप लोग निकाल लेना, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। ये होगी कहानी, मुझे लगता है। अगला टॉपिक चलते हैं, क्या है? अगला टॉपिक है आवेश वितरण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टेक है यहां स्पेलिंग में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण। सर क्या है आवेश वितरण? आवेश के लिए एक कहानी समझाते हैं आपको। एक वस्तु है आपके पास, एक वस्तु यहां पे लेते हैं वस्तु, एक वस्तु है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसमें आपने ला करके एक क्यू रख दिया, क्यू, और ये वस्तु चालक है, चालक। और चालक क्यों है? क्योंकि इसमें आवेश चल सकता है। अगर चालक है तो इसमें क्या चल सकता है? आवेश चल सकता है। आवेश के पास एक गुण होता है, गुण, इस क्यू के पास एक गुण होता है कि यह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिमान होता है, गतिमान होता है। हमेशा ही आवेश उच्च विभव से ज्यादा विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा। और अभी इसके जस्ट अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, संधारित्र जब पढ़ेंगे, पता चलेगा कि जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। जिस जगह ज्यादा आवेश वहां ज्यादा विभव। जैसे ही हमने इस बिंदु पर आवेश को रखा, यहां बहुत सारा विभव बन गया, आसपास तो कोई आवेश नहीं है, वहां निम्न विभव, आवेश तुरंत अपने उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिमान होगा और ऐसे फैलेगा, क्योंकि चारों तरफ ही कम आवेश है, कम विभव है, तो यहां रख दिए तो ये फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि चालक अचालक होगा तो नहीं फैल पाएगा, क्योंकि चल ही नहीं पाएगा, यहां चल सकता है, तो अपने आसपास तुरंत बिंदुओं फैलेगा, उस पर फैलेगा, उसके बगल पर भी आवेश नहीं, वहां फैलेगा। धीरे धीरे फैलते ये संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, फैल जाएगा। और इसी फैलने को कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है सर, क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? आपको तो यहां सिंपल याद रखना है, आवेश वितरण याद रखना है। क्या होता है? आवेश का किस जगह अभी बताते हैं, किसी भी जगह एक समान रूप से फैलना, आवेश वितरण कहलाता है। अब आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेखीय आवेश वितरण।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है आयतनिक आयतनीय आवेश वितरण, आवेश वितरण वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में सिंपल सी कहानी है। लीनियर का मतलब होता है लंबाई में, लंबाई में फैलना, आवेश का लंबाई में फैलना। पूरी पूरी परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं, लिखना है तो लिख लो। बोल रहे हैं क्या होता है रेखीय आवेश वितरण? जब कोई आवेश लंबाई में एक समान रूप से फैलता है, किसी लंबाई में एक समान रूप से फैलता है। पतला तार है, पतला तार जिसमें सिर्फ लंबाई है, कोई मोटाई नहीं है, इसमें एक समान रूप से फैलता है, एक समान रूप से, एक समान रूप से, उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश एक समान रूप से लंबाई में फैलता है, रेखीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैलता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी आयतन में, आयतन मतलब 3D में, जैसे मान लो ये घन है, 3D में आयतन में, इसका आयतन क्या है, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा अगर ए है सब सारी साइड। जब कोई आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से फैलता है, उसे आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। बट हमें जो जरूरत है वो कुछ और चीज की जरूरत है। हमें रेखीय आवेश वितरण की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए जरूरी है। गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में, लंबाई में पाए जाने वाले वाले आवेश को, आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा एल लंबाई की कोई वस्तु है, एल लंबाई की कोई वस्तु है, इस एल लंबाई की वस्तु के ऊपर क्यू आवेश आया है, ये क्यू एक समान रूप से फैल गया। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल। अगर एक समान है, एक समान नहीं है तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। सिंपल सी कहानी। उसके बाद दोनों और को भी देख लेते हैं। दोनों और क्या है? एक है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हमें घनत्व की जरूरत है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकांक, जैसे समझने का प्रयास करो, एक कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है, इसके ऊपर क्यू आवेश आया है। कितना आवेश आया है? क्यू आवेश आया है। तो इसके लिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। एकांक क्षेत्रफल पर, किस पर? एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, और ध्यान से देखना यहां पे दूसरा आ जाएगा आयतनिक आवेश वितरण, आयतनीय आवेश घनत्व। सिंपल कहानी, इसको रो से प्रेजेंट करते हैं, इसका यूज नहीं है। जैसे लीनियर में क्यू बटे एल हो गया, क्या हो गया? क्यू बटे एल। अगर यहां पे ध्यान से देखें, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी ए। अगर एक समान वितरण, एक समान है तो क्यू बटे ए हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे वी। एकांक आयतन में पाए जाने वाले आवेश को क्या कहते हैं? आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। लिखना है, लिख सकते हो। एकांक आयतन में पाए जाने वाले, क्योंकि उसका यूज नहीं है, इन दोनों चीजों का यूज है। सिग्मा का यूज है क्यू बटे ए, और इसके बाद लीनियर का यूज है। लीनियर का यूज क्या है? लीनियर का यूज है क्यू बटे एल यानी डी क्यू अपॉन डी एल। तो दोनों की कहानी यूज आती है।
अब आपकी वो घड़ी आ चुकी है कि आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, स्लाइड को हम पलटने वाले हैं। बहुत ही शांत तरीके से शुरुआत होगी गॉस के नियम की। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। गॉस का नियम, गॉस के नियम की स्वागत किया जाए कि क्या होता है आखिर गॉस का नियम। समझे ध्यान से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/E, ई नहीं, ये क्या है, 1/ε0 है। क्या है, 1/ε0 गुना होती है। ε0 क्या है, ε0 क्या है, वैद्युतशीलता। वही वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता ये गुना होता है, इसे गॉस का नियम कहते हैं। समझना ध्यान से। जैसे हमने कहा कि किसी जगह पर बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है और बहुत सारे हैं, और ये किसी पृष्ठ से घिरे हुए हैं, बंद पृष्ठ है। अब इससे जो उत्पन्न हो रहा है विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो अगर जब उसको आपने पूरी तरीके से किसी चीज से बंद कर दिया, भाई आवेश है तो विद्युत फ्लक्स आवेश ही तो उत्पन्न होगा। तो आवेश का युग्म है, बहुत सारे आवेश हैं, वस्तु पर है, किसी भी जगह है, बिंदु बिंदु आवेश है, कुल आवेश Q है, उसको किसी चीज से बंद कर दिए तो उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उसी पृष्ठ से ना, बंद करेगा जिस पृष्ठ से। अभी समझाते हैं वो गॉसियन पृष्ठ है। बट थ्योरम को समझने का प्रयास करो। थ्योरम क्या है, अगर इसके अंदर कुल आवेश Q है ना, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट डॉट। कुल आवेश Q है ना, तो इससे उत्पन्न, कुल आवेश से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्यों, Q का 1/ε0 गुना, और जिसके जितने गुना की बात होती है उससे से गुणा करा देते हैं। हमने Q से गुणा करा दिया 1/ε0, Q का 1 से गुणा होगा 1 Q/ε0। ये फॉर्मूला आ गया, यही है गॉस थ्योरम बेटा, गॉस का नियम। इसको गलत बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम नहीं, गॉस का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गॉस का नियम, फाई इक्वल टू Q/ε0। अब यहां से कहानी शुरू होगी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की। बट एक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आया था आपके 2022 के एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ चुका है। कह रहे थे न्यूमेरिकल सोच रहे होगे, न्यूमेरिकल नहीं हो पाया है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल 1-2 होंगे भी, तब भी कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे क्लियर होते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर में ऑलरेडी इतने न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है। अरे पहला चैप्टर तो पढ़े ही होगे ना, तो क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास करना। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतने 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 कूलम आवेश है। आपको सिद्ध करना कि इतने कूलम आवेश है। यदि इसके वक्र पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स इतने न्यूटन स्क्वायर पर कूलम है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ के संबंध विद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। सिद्ध कीजिए कि गॉस के प्रमेय द्वारा लिखकर सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतने कूलम आवेश है, यदि उसके वक्र पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स इतना है, तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। समझने का प्रयास करो कि एक आपके पास बेलन है। क्या है, बेलन कुछ इस तरह होगा, इस तरह एक बेलन इस तरह होगा, और इसके अंदर Q आवेश है। कैसे है पता नहीं, बट Q आवेश है। कितने आवेश है, Q। इस Q से विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, ऐसे 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 निकल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर इतना इतना है, 5 वक्र पृष्ठ से। 5 इक्वल टू कितना है, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतना है 5। अब ये तो है आपका 5 जो वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है। वक्र पृष्ठ मतलब 2πRh से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है, 2πRh से। बट कुल जो समतल पृष्ठ है वो ये वाला है, समतल पृष्ठ है वो ये वाला है, ये वाला, और एक समतल ये वाला है, ये वाला, ये वाला। इस समतल का भी क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। इसका भी क्या होगा, πr²। तो 2πr²। कितना हो जाएगा, 2πr²। 2πr² क्षेत्रफल से गुजरने वाली कहानी को आपको निकालना है। ध्यान से देखते जाना। तो कुल कितना हो गया, πr² का 2πr²। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया
2πRH प्लस 2πr²। यानी एक बेलन जो कि खोखला है ऊपर और नीचे, इधर उधर और इधर का पूरा मिलाकर के कितना हो गया 2πRH प्लस 2πr²। और इसके अंदर जो कुल आवेश है उसके अंदर कितना 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 आवेश है, इतना आवेश, इतना इतना। अब जो पृष्ठ से गुजरता है, बंद अगर पृष्ठ कर रहे हो, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इतना फ्लक्स गुजर रहा है किससे, किससे, वक्र पृष्ठ से। कुल उत्पन्न कितना हो रहा है, ध्यान से देखना, कुल उत्पन्न कितना हो रहा है, क्यू आवेश के द्वारा, क्यू आवेश के द्वारा जो फाई उत्पन्न हो रहा है वो फाई उत्पन्न हो रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इतना है क्यू, क्यू का मान, क्यू का मान। और बटे एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतना कुल फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, इतना कुल फ्लक्स। और इतना निकल जा रहा है इससे, इतना 1.5 है कि नहीं। तो जब 1.5 इससे निकल जा रहा है तो समतल से कितना निकलेगा, समतल से इसको घटा दो, समतल से इसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा, कुल जो कुल इतना है इसमें से समतल घटा दोगे वक्र पृष्ठ निकल आएगा। कुल तो निकल ही रहा होगा ना, कुल क्यू आवेश इतना है। फील करना बात, इस बेलन के अंदर कुल क्यू आवेश कितना है, इतना है। और वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है इतना, वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है इतना 1.5, वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से निकल रहा है 1.5। तो कुल कितना है, कुल इतना है, इतना निकल गया। तो बाकी जितनी जगह बचेगी वहीं से तो निकलेगा। अरे यार समझने की प्रयास करो। हमने कहा कि जैसे आपके पास ये है कहानी, फील करना बात को, आपके पास ये बेलन है, बेलन, इस बेलन के अंदर क्यू आवेश रखा है। इस क्यू आवेश से कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, कुल फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है इतना। बड़ा भाग कर लेना, भाग दे देना, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखने का प्रयास करो। 2 आ गया और ये तो कट ही जाएगा। 5 टोटल 5 निकल रहा है 2। कितना निकल रहा है 2। इसके अंदर क्यू आवेश से टोटल 5 उत्पन्न हो रहा है 2। इधर इधर जो वक्र है, ये वाला गोल है, इससे निकल गया 1.5। कितना निकल गया 1.5। तो समतलों से ऊपर से नीचे से ही तो निकलेगा। जितनी जगह बची है वो समतल वाली जगह बची है, उसमें से घटा दोगे 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 0.5। ऐसे आ जाएगा। वक्र प्रश्नों से निकलने वाला, समतल प्रश्नों से निकलने वाला आ जाएगा कितना 2 - 1.5 आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा 0.5। खत्म कहानी। तो कुल 2 है, कुल कितना है 2 विद्युत फ्लक्स है 5 इक्वल टू कुल 2 है। तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, सिंपल सी कहानी है। इस तरह वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर ये वाली कहानी को सिद्ध करने का कोई मतलब है नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ने हैं। 3 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं इसको पहले देखते हैं। 3 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं देखो। एक है अनुप्रयोग आपका किसी रेखीय आवेश वितरण है और अनंत लंबाई का है। अनंत का है, अगर हम कहें वैसी भी लंबाई का है तो एंगल आ जाता है। अनंत लंबाई का है और इसके लिए गॉसियन पृष्ठ बनाया जाएगा, बेलन। क्या बनाया जाएगा, बेलन। कहोगे सर ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ जो काल्पनिक बंद वक्र माना है ना, आवेशों का निकाय रखा है जिसमें क्यू आवेश है। अब इस क्यू आवेश को ढकने के लिए जो एक काल्पनिक पृष्ठ माना गया है, काल्पनिक पृष्ठ माना गया है, वही काल्पनिक पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कुछ गुण होते हैं गॉसियन पृष्ठ के। वो गुण ये हैं कि उसके प्रत्येक बिंदु पर समान विद्युत क्षेत्र होता है, समान विद्युत क्षेत्र होता है और वो विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री से गुजर रहा होता है, यानी उस गॉसियन पृष्ठ के हमेशा लंबवत गुजरता है। विद्युत क्षेत्र लंबवत गुजरता है, लंबवत गुजरता है।
इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना सकते हैं। तो अलग अलग कहानियों के लिए गॉसियन पृष्ठ अलग अलग होता है, इस बात को भी याद रखना कि अगर आपके पास एक कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, और सभी दूरी पे r दूरी पर q आवेश है मान लो r दूरी पे, तो एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोला, जिससे प्रत्येक बिंदु पे 90 डिग्री पे निकलेगा, तो एक लंबवत वाली कहानी हो गई, और समान दूरी पे रहेगा तो समान भी हो गया। जैसे रेखीय आवेश मतलब एक पतला सीधा तार है जिसके ऊपर आवेश है, तो एक क्या बन जाएगा? खोखला बेलन बन जाएगा। ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर तो पतला है, एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, 90 डिग्री से निकलेंगी, समान दूरी पर होंगी, तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अगर एक खोखला गोला भी है, इसके ऊपर कोई आवेश आया है, इसके ऊपर आवेश आया है, तो इसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा? इसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ एक गोला हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। अगर एक समतल प्लेट है, समतल प्लेट को ढकने के लिए वैसे तो घन बनाते हैं, क्योंकि एक गुण और माना गया है एनसीईआरटी में कि बंद वक्र होता है, बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ। बट बंद पृष्ठ आप बना रहे हो, सारा कुछ काम आएगा ऐसा मतलब नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बेलन बनाया, अब ऊपर तो विद्युत पृष्ठ निकल नहीं रहा है, गुजर किससे रहा है? वक्र वाले से, तो यही यूज होगा, यही ऊपर वाला यूज नहीं होगा, नीचे वाला समतल वाला यूज नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है। क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ है उसमें वक्र, उसमें ऐसा थोड़ी है कि रेखीय आवेश वितरण है, पता नहीं आवेश कहां कहां है, ये भी तो बात कहानी सिंपल है। अब दूसरी कहानी देखना कि हम लोग चलते हैं सीधा सीधा, ये याद रखना कि अगर कोई समतल प्लेट है, समतल कोई प्लेट है, इस प्लेट को ढकने के लिए घन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घन या घनाभ, घन या घनाभ। एक प्लेट को इस तरह ढकने के लिए क्या बनाया जाता है? घन, जिसके दो ही साइड क्या होती है? यूज होती है, चार यूज नहीं होती। आपको फील करना पड़ेगा टॉपिक को, आपको फील करना पड़ेगा टॉपिक को, ऐसे समझने का प्रयास करो। जैसे आपके पास ये समतल प्लेट, समतल प्लेट, इसको ढकने के लिए घन बना दिया गया, तो बट इसकी तो पतली है, ये तो थोड़ी सी मोटी भी है, तो इधर भी नहीं, एकदम पतली है, एकदम पतली। जैसे ये लो, एकदम पतली है ये समतल प्लेट, इसको उड़ा ही दिए, ये इस तरह है, इस तरह समतल प्लेट है, समतल प्लेट, एकदम समतल प्लेट। इसको ढकने के लिए घन बना दिया गया, लेकिन इससे फ्लक्स तो इधर निकलेगा और इधर निकलेगा, बट 6 फलकें हैं, तो इधर वाली फलक काम आ रही है, इधर वाली फलक काम आ रही है। इसको ढकने के लिए जो 6 फलकें, इधर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, ये फलक काम नहीं आएगी। ऊपर वाली, नीचे वाली, इधर वाली, पीछे वाली, सिर्फ काम आएगी ये वाली, क्योंकि फ्लक्स ऐसे निकलेगा और या तो ऐसे निकलेगा, ये काम है। तो हम लोग यूज भी कर सकते हैं कि एक समतल प्लेट के इधर एक समतल रख दो, इधर रख दो, बट समतल प्लेट रख देंगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो वो गॉसियन पृष्ठ नहीं रह जाएगा। इसे रखेंगे घन या घनाभ, ये वाली साइड कितनी भी लंबी हो घनाभ कर दो, या समान कर दो, घन कर दो, बट इसके इक्वल, इधर वाली इक्वल होनी चाहिए, इधर वाली इक्वल होनी चाहिए। ये बात याद रखो गॉसियन पृष्ठ के लिए। अब उसके अनुप्रयोग के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉसियन पृष्ठ के जो पहला अनुप्रयोग है उसके ऊपर हम लोग को चलना है। अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। एज्यूम करेंगे कहानी को और समझने का प्रयास भी करेंगे कि क्या है। देखो, एक समान लंबाई, अनंत लंबाई की कोई एक चालक तार है और इसकी लंबाई अनंत मानी गई है। क्या मानी गई है? अनंत, अनंत। और इसके लिए गॉसियन पृष्ठ तो क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ तो एक बेलन होता है। क्या होता है? बेलन, जिसके लिए H है और ये क्या है? R रेडियस है। R क्या है? रेडियस। हमने कहा इसकी L लेंथ है, एज्यूम करो L लेंथ है, L लेंथ है, बट L नहीं आएगा क्योंकि अनंत लंबाई की है। समझने के लिए समझ रहे हैं, क्यों आवेश आ रहा है? एक समान रेखीय घनत्व है, क्योंकि चालक तार है। कैसी तार है? चालक, आवेश से सीधे चालक तार, मैं लिख भी सकते हो चालक तार है, चालक। एक समान आवेश वितरण होगा। आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो लैम्डा का यूज करेंगे, ना कि क्यू और एल का यूज करेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है? चलो देखो, चलते हैं कहानी। अब ये जो पृष्ठ है वो है आपका 2 पाई आर एच, और एच की जगह पहचान लेके एल, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल से ही कुल फ्लक्स गुजर रहा है, और आवेश कितना है? क्यू है। आवेश कितना है? क्यू है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगेगा फाई इक्वल टू, वी नो दैट फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। बट ये जो बेलन है ना, ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र ई हमेशा 90 डिग्री पे गुजरता है, और पृष्ठ से 90 डिग्री पे गुजरता है तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर किसी प्लेट से ना, किसी पृष्ठ से
अगर विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे गुजर रहा है, इसका मतलब है कि उसका ए वेक्टर भी 90 पे, 90 90 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी सिंपल, 0 डिग्री। और कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई इंटू ए। फाई इक्वल टू ई। ई क्या है? ई तो सिंपल है, ई तो निकालना है, ई तो क्या करना है? फाइंड करना है। अरे उसी का तो पूरा लोचा है। और ए कितना है? ए है 2 पाई आर एल। कितना है? 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ का ही तो यूज करना है। क्या है? कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फाई इक्वल टू फलाना और फाई इक्वल टू ढिकाना, तो ढिकाना इक्वल टू फलाना, क्योंकि फाई इक्वल टू है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरी कहानी को बटे में भेज देंगे। क्या आ गया? ई इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन 2 पाई आर एल, और एप्सिलॉन नॉट तो मल्टीप्लाई में है ही एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एल क्या हो जाएगा? लैम्डा। ध्यान से देखना, ई इक्वल टू, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, इक्वल टू लैम्डा। अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करते तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 और 2, तो 2 और 1 अपन रख के 2 के लैम्डा और अपॉन में आर बच गया, आर। अगर किसी बिंदु पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की कहानी चल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? 2 के लैम्डा बाई आर। अनंत रेखीय चालक से आर दूरी पर क्या हो जाएगी? 2 के लैम्डा बाई आर। सिंपल कहानी थी, सिंपल, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। आवेशित खोखले चालक गोले के कारण, एक खोखला चालक गोला है इस तरह का, इसके अंदर बाहर तथा पृष्ठ पर निकालनी है कहानी। हम कह रहे हैं कोई बिंदु ले लिए बाहर, इस बिंदु पे निकालना है, और उस बिंदु के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जिस बिंदु पे निकालनी है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, उसी बिंदु पे मान लेंगे गॉसियन पृष्ठ। इसके ऊपर आया है क्यू आवेश इस तरह फैल चुका है, क्यू आवेश इस तरह फैल चुका है। इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, और जो बिंदु है सेंटर से वो है कैपिटल आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? कैपिटल आर दूरी पर। इस गॉसियन पृष्ठ वाले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले का हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हम लोग सिग्मा निकालने का प्रयास करें तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। जिस पृष्ठ के ऊपर क्यू फैला है, सिग्मा इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी बाहर वाले बिंदु के लिए देख रहे हैं, बाहर वाले बिंदु बाहर है, इस गोले से बाहर है, ये खोखला गोला है, ठीक है। अब लगाते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई ए। अब cos थीटा पता है आपको कि 90 डिग्री से गुजरता है गॉसियन पृष्ठ, 90 डिग्री से, तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू तो निकालनी ही है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो रेडियस है कैपिटल आर, ये जो रेडियस है कैपिटल आर, यही सेंटर से, केंद्र से बाहर स्थित बिंदु के बीच की दूरी भी है। कैपिटल आर ही क्या है? केंद्र से, जो जिस खोखले गोले के लिए आप निकाल रहे हो, केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, सिंपल सी कहानी है। अब फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? गॉस नियम से क्या है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे क्या छापोगे? सिग्मा इक्वल टू चाहे अभी छाप लो इस चीज को, ठीक है, या फिर लिख भी सकते हो क्यू अपॉन ए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब क्यू की जगह पे छाप दोगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को छोटा करते हैं, अगर ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो देखो क्या आ रहा है, देखो प्रयास करना। फाई इक्वल टू नहीं, यहां भी सेम कहानी है, फाई इक्वल टू फलाना
और फाई इक्वल टू ढिकाना, तो ढिकाना इक्वल टू फलाना हो जाएगा, और क्या आ जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और ई इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहानी होगी, ठीक है। अब उसके बाद और कहानी देखते हैं कि अगर यही गोला क्या है, इसी के पृष्ठ पे निकालना है, पृष्ठ पे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले में क्या है और बाकी फॉर्मूले में क्या अंतर है, इसको ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले में क्या है, जो कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन है स्मॉल आर, क्योंकि खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु है, तो कैपिटल आर क्या है, ग्रेटर देन है स्मॉल आर। लेकिन जब पृष्ठ पे हो जाएगा, पृष्ठ पर, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो कट जाएगा, क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी चालक के पृष्ठ पर यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड चैप्टर में ये भी है आपकी, ठीक है। इससे वैद्युत की कहानी। अगर अंदर स्थित बिंदु है, तो अंदर स्थित बिंदु के लिए करोगे कि कहोगे कि आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन आर, है कि नहीं, और छाप दोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उसका एक कारण है, अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो सर क्या है, अंदर स्थित बिंदु पर, इस बात को हमेशा याद रखना, खोखला हो चाहे ठोस गोला हो, गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि देखो, जो फाई है वो गुजर ही नहीं रहा है, फाई का मान ही 0 हो जाएगा, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर रखती है वैल्यू, तो ये कहानी आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर हर बिंदु पे क्या है, 0 है। अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट देखते हैं, समतल प्लेट की कहानी के लिए देखते हैं कि अगर एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, उसके लिए कहानी क्या होगी। देखो, एक प्लेट है ऐसे, अरे ये तो गोला है, समझो ध्यान से। एक प्लेट है, इस प्लेट के लिए हमने देख लिया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है, सिग्मा। एक इधर एक प्लेट रखी है सेम एरिया की, इधर एक प्लेट रखी है सेम एरिया की, और हम लोग आर दूरी की बात कर रहे हैं, किसकी दूरी की बात कर रहे हैं, आर की। इसका क्षेत्रफल भी ए है, क्या है, ए है, और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, ए है। इस प्लेट का क्षेत्रफल तो ए है ही, क्या है, ए है ही। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब दो पृष्ठ हैं, जितना पृष्ठ से इधर गुजर रहा होगा उतना इधर गुजर रहा है, ई गुजर रहा है, मान लो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कहानी क्या हो जाएगी, गॉस नियम से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट बात ये है कि यहां पे ई ए तो एक से गुजर रहा है, फाई अगर टोटल की बात करो, तो ई ए इधर से भी गुजर रहा है, ई ए इधर से भी गुजर रहा है, भाई दो प्लेटें हैं, ई ए इधर से गुजर रहा है, ई ए इधर से गुजर रहा है, तो फाई टोटल कितना गुजर रहा है, 2 इंटू ई ए, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फाई टोटल करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो गया, कट गया, और ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आर भी नहीं आया है। कितनी दूरी की कहानी है ये नहीं है, जितना आ गया मान वो आ गया। और इसके बाद कहानी जहां तक है हमको लग रही है एंड कि कोई एक न्यूमेरिकल है, बहुत बहुत थैंक यू आ चुका है, अंतिम वॉर वाली कहानी आ चुकी है और लेक्चर समाप्त हुआ। कहोगे सर न्यूमेरिकल बहुत कम मिले, जो न्यूमेरिकल थे वो बहुत कम थे। हमको ऐसे लगा कि इस चैप्टर से जितना आ सकता है
उतना आ गया। बहुत छोटी अगर कोई चीज आ रही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आ रही है, Q इक्वल टू एन पे आ रही है, कूलम नियम F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर पे न्यूमेरिकल आ रहा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर पे न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो आप कर सकते हो ना बेटा, डिजिट्स तो कर ही सकते हो ना आप। यहाँ डिजिट्स वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, पर ड्यूरेशन तो कितनी ही बड़ी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं रहेगा फर्जी टाइम का। आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए, एक दो जो टाइप की जो संतुलित अंतरित वाली जो कहानी थी उसको सिखाया गया, डेरिवेशन सिखाया गया, और जाहिर सी बात है कि अगले चैप्टर में जब संधारित्र आएगा, संधारित्र में न्यूमेरिकल्स का टाइप्स अलग अलग हो जाता है, तो वहां हम न्यूमेरिकल करेंगे। संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के न्यूमेरिकल अलग हो जाते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा अलग आ जाती है। कॉन्सेप्ट जब अलग होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल जब टिपिकल बनने का प्रयास अगर होगा तो हम आपको जरूर न्यूमेरिकल कराएंगे कि इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। और जिस चैप्टर में नहीं था उस चैप्टर में नहीं कराए, क्योंकि आपको ड्यूरेशन भी बहुत कम रखनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ये पहला लेक्चर था आपका अंतिम वॉर सीरीज का, और इसको शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में। सारे लेक्चर हर संडे को 8 बजे आपके लेक्चर आएंगे। बने रहो एलडी स्टडी के साथ, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके, बाय बाय।